हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी, जहां हम यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को समझेंगे, विच इज इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। और ये सिर्फ एक इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं था। इस केस ने इंडियन डेमोक्रेसी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया। और इसी केस का कनेक्शन बाद में 1975 की इमरजेंसी से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये केस शुरू कैसे हुआ। चलिए चलते हैं 1971 में। तो उस साल इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। उस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसकी लीडर थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनका सबसे फेमस स्लोगन था गरीबी हटाओ। और ये स्लोगन देश भर में काफी पॉपुलर हुआ और आम लोगों के बीच कांग्रेस को काफी सपोर्ट मिला। और इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा। उनके सामने ऑपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट थे राज नारायण, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे और अपने आउटस्पोकन और अग्रेसिव पॉलिटिकल स्टाइल के लिए जाने जाते थे। जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर ली। राज नारायण इलेक्शन हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ। और उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का मिस यूज किया है। राज नारायण का मानना था कि जब इलेक्शन ही फेयर नहीं था तो उसका रिजल्ट भी वैलिड नहीं माना जा सकता। और इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया। फिर राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पेटिशन फाइल करी। और ये पेटिशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के प्रोविजंस के अंडर फाइल की गई थी। उन्होंने कोर्ट के सामने ये एलिगेशन रखा कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन के दौरान करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस यानी इलेक्शन लॉस का वायलेशन किया है। और उनके कुछ मेजर एलिगेशंस ये थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सर्विसेज का यूज। सबसे इम्पोर्टेंट एलिगेशन था यशपाल कपूर को लेकर। तो यशपाल कपूर उस वक्त एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और राजनारायण का कहना था कि उन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट सर्विस छोड़ने से पहले ही इंदिरा गांधी के इलेक्शन कैंपेन में काम करना शुरू कर दिया था। और इलेक्शन लॉ के हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी कैंडिडेट के इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना होता है। और अगर किसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफिसर की हेल्प मिलती है तो उसे अनफेयर एडवांटेज माना जाता है। सेकेंड एलिगेशन वॉज गवर्नमेंट मशीनरी का मिस यूज। तो राजनारायण ने यह भी एलिगेशन लगाया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है। उनका कहना था कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इलेक्शन रैलीज और कैंपेन की अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व थे, जबकि इलेक्शन लॉ के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करके अपने लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं ले सकता। फिर राजनारायण ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इंदिरा गांधी की इलेक्शन रैलीज के लिए लाउड स्पीकर्स अरेंज किए, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट किया, स्टेजेस बनवाए, बैरिकेड्स लगवाए। और अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज सिर्फ एक कैंडिडेट के कैंपेन के लिए यूज किए जाते हैं तो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन इक्वल नहीं रहता, और इसीलिए इसे भी इलेक्शन लॉ का वायलेशन माना गया। ये केस लगभग 4 साल तक चलता रहा और फाइनली 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक जजमेंट सुनाया। कोर्ट ने राजनारायण के सभी एलिगेशंस को डिटेल में एग्जामिन किया और कोर्ट ने देखा कि काफी एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल नहीं था, इसलिए उनमें से ज्यादातर एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन कोर्ट ने 2 एलिगेशंस को सही माना। कोर्ट ने होल्ड किया कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट ऑफिसर यशपाल कपूर की असिस्टेंस ली थी जब वो रेलेवेंट पीरियड में गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनके इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट्स में असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। और कोर्ट ने कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 की रायबरेली इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। और ये इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री का एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट था कि पहली बार किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद पूरे देश में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने डिमांड करी कि इंदिरा गांधी तुरंत प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करे, लेकिन इंदिरा गांधी ने रिजाइन नहीं किया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसी बीच 25 जून
1975 को देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंडर इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर प्रोक्लेम किया गया। इमरजेंसी के दौरान ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई सिविल लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वहीं इसी पीरियड में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 329A इंसर्ट किया गया। इस आर्टिकल का पर्पस था कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शंस को ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सके। ऐसे डिस्प्यूट्स का डिसीजन पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई अथॉरिटी करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया, मतलब ये अमेंडमेंट पिछली इलेक्शंस पर भी अप्लाई होगा। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा इफेक्ट ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो सकता था और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सकती थी। इसी वजह से क्रिटिक्स ने कहा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोर्ट के जजमेंट से बचाने की कोशिश कर रही है। फिर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, और अब ये केस सिर्फ इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं रहा था, और वो सवाल था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह अमेंड कर सकती है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दे। क्या पार्लियामेंट किसी एक व्यक्ति के इलेक्शन को कोर्ट्स के रिव्यू से कम्प्लीटली इम्यून बना सकती है, या फिर ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा? और इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्टोरिक जजमेंट में दिया, जिसे हम अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे।